दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ईच का प्रयोग पढ़ा था और रूल नंबर 1 देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईच का प्रयोग और रूल नंबर 2 देखेंगे। और ईच का प्रयोग जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं वो कृपया प्रीवियस के वीडियो एकदम क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस में देख के आएँ, तभी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज़ उनको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है? तो चलिए इसको कैरी ऑन करते हैं और आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग कमेंट करने में कंजूसी ना करें। ठीक है? आइए देखते हैं, क्या बोला है? इन सब्जेक्टिव केस, इन सब्जेक्टिव केस अगर सब्जेक्टिव केस होगा ईच यूज्ड जस्ट आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन, तो ईच का प्रयोग करिए इन सब्जेक्टिव केस ईच यूज्ड जस्ट आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन। अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो ईच का प्रयोग यूज्ड जस्ट आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन, जो भी प्लूरल प्रोनाउन आता है उसके तुरंत बाद। बात समझ में आया? जैसे एंड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। चलिए ये देखते हैं क्या बोला है। इन सब्जेक्टिव केस में ईच यूज्ड ईच का प्रयोग करते हैं जस्ट आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन के तुरंत बाद एंड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। प्यारे मित्रों, अगर प्लूरल प्रोनाउन है, इधर प्लूरल प्रोनाउन है ना, और इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो बोला है प्लूरल प्रोनाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले, यानी इन दोनों के बीच में करते हैं। बात समझ गए? सब्जेक्टिव केस में, किसमें? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस को आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसा कि आप सभी को बताए हैं, वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जो कुछ भी यूज, यानी वर्ब से पहले जो कुछ भी यूज होता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे देखते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर क्या बोला है? वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जो वर्ब का प्रयोग करते हैं इस दशा में वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जब हमने ईच ऑफ का प्रयोग पढ़ाया था तो सब्जेक्ट के स्थान पे वो भी था, लेकिन उसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लगने के बावजूद भी हम देखते थे कि वर्ब क्या लगती थी, सिंगुलर लगती थी, प्रोनाउंस भी पॉजेसिव के सिंगुलर यूज होते थे। लेकिन इस दशा में जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ बोला है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जो वर्ब होगी वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं सेम चीज। देखिए वी ईच लिखा है, सब्जेक्टिव केस हैव। अब पहले ये देखिए हैव एडवाइज, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इससे पहले जो कुछ आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, यहाँ आपको दिख रहा है। इसके बाद जो कुछ आएगा वो अदर में आएगा, ये दिख रहा है आपको। और आपसे बोला हैव एडवाइज्ड, तो यहाँ आपको दिखा क्या? आपको ये देखना है प्लूरल प्रोनाउन के तुरंत बाद और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले। तो देखिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन क्या है, वी है, और वी के तुरंत बाद और हेल्पिंग वर्ब क्या है, और हैव के तुरंत पहले, यानी बीच में लगा होगा। तो देखिए बीच में लगा है। और क्या बोला है? वर्ब जो यूज होगी वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हैव इसलिए लगा है, सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। कह रहा है हम में से प्रत्येक ने, वी ईच हम प्रत्येक ने, लोगों ने, है ना, हैव एडवाइज उसे सलाह दिया था टू गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान करना छोड़ दे। तो प्यारे मित्रों यहाँ वी आया है, आपसे बोला प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, और इसके तुरंत बाद होना चाहिए, तुरंत बाद भी है, जस्ट आफ्टर है, ठीक है। और फिर बोला बिफोर द हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत पहले, दोनों के बीच में हो गया। अब जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, तो वर्ब यहाँ पे क्या हैव लगा है, तो हैव क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। दूसरे में क्या बोला है कि वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम, वी हैव ईच।
अब आप देखिए कि यहाँ पे ये तो सही है, इसको गलत काटा गया है। क्यों गलत काटा गया है? ध्यान से देखिएगा। बोला भाई वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। यहाँ से यहाँ तक तो करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। गलती यहाँ हो रही है कि वी का प्रयोग है और हैव का प्रयोग पहले हो गया, ईच का प्रयोग बाद में। माइनर मिस्टेक की वजह से सेंटेंस हमारा करेक्ट इनकरेक्ट में गलत हो जाएगा। बात समझ गए? तो वही आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे वाले में देखिए क्यों गलत काटा गया, इसको भी देखने की कोशिश करते। बोला ईच वी, ईच को और पहले कर दिया, और रूल ये बोल रहा है कि जब भी ईच लगेगा सब्जेक्टिव केस में होगा तो प्लूरल प्रोनाउन के तुरंत बाद होगा और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले होगा। लेकिन यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हैव है और वी दोनों के पहले कर दिया। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दिया, होना चाहिए तुरंत प्लूरल प्रोनाउन के बाद। बात समझ गए? इसलिए 3 सेंटेंस में से ये पहला सही है, 2 का क्या है गलत है। अब आइए यहाँ बोला दे ईच मेट मी पर्सनली। प्यारे मित्रों यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं, दे आया है। क्या आया है? दे आया है। और दे ईच मेट मी पर्सनली, और दे के बाद क्या आया है? ईच आया है। क्या आया है? ईच आया। और मेट यहाँ वर्ब है। और क्या इस दशा में हेल्पिंग वर्ब है? जी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छूटा है। और हेल्पिंग वर्ब छूटने की वजह है कि मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ कि आप समझें, और ये अलग रूल बनेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं जस्ट इसका भी मेंशन करूँगा। ऐसे में क्या होगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो ये मेन वर्ब के पहले लगेगा। बात समझें? अगर हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं है तो ये मेन वर्ब के पहले लगेगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वही लगा है। तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेट लगा है, मीट का सेकंड फॉर्म। तो ऐसे में दे प्लूरल प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद लगा है, सही है। दे ईच मेट मी पर्सनली, वे प्रत्येक, वे लोग प्रत्येक, यानी उनमें से प्रत्येक लोगों ने मुझसे पर्सनली मिला। समझ गए ना? अब आते हैं, इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बोला यू ईच क्रॉस्ड योर लिमिट। अब देखिए ईच, यू ईच क्रॉस्ड योर लिमिट, अगर यही होता प्यारे मित्रों, ये तो आप समझ गए, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में होता यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, है ना? तो अगर डिड नॉट इसमें लगा देता, यू डिड नॉट क्रॉस योर लिमिट, तब यू ईच लगाना होता। तो हम ये करते यू ईच, यहाँ बोलते डिड नॉट ए क्रॉस की फर्स्ट फॉर्म लिखते क्रॉस। तो यू ईच डिड नॉट क्रॉस योर लिमिट। अब ऐसे सेंटेंस में हम देखिए हेल्पिंग वर्ब पा गए, हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा लिए। समझ गए ना? यही चीज इसमें भी कहते, ये मीट करते इसको, इसमें अगर ये बोले डू नॉट करते, डू नॉट करते। ठीक है, मैं अगर यहाँ प्रेजेंट में इसको ले जाऊं तो बोलूं दे ईच डू नॉट, और बाकी मीट, यहाँ मीट, है ना? अब मी पर्सनली वैसे रहने देते, मी पर्सनली, तब भी देखिए हमको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम एडजस्ट करेंगे। समझ गए ना? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप क्या करेंगे इसको, कि मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे। और वही सेंटेंस देखिए मैं यहाँ रूल नंबर 3 में बताया हूँ। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, देन यूज ईच, है ना, बिफोर द मेन वर्ब। तब ईच का प्रयोग आप किसके पहले करिए? मेन वर्ब के पहले करिए। तो इस 2 एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा क्रॉस करके निकाल लीजिएगा, नहीं तो बेहतर ये है कि इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल के प्रेजेंट में ले जाइएगा, तो डू नॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, डू नॉट, अब इसको मीट कर दीजिएगा, मीट, बाकी पीछे का सेम रहेगा। और इसी तरह इसको यहाँ पे इस ईडी हटा के ईच के तुरंत बाद डिड नॉट लगा लीजिएगा। जैसे नेगेटिव में चला जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड मिल जाएगा, यहाँ डू मिल जाएगा, 2 टेंस में मिल जाएगा, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए, क्या ये सेंटेंस सही है? बोला ही ईच गान देयर। अब पहली बात तो ये
क्यों गलत है? अरे भाई गान कहाँ थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म हैड और हैव हैज के साथ लगता है, वो तो है नहीं। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए, वेंट होना चाहिए। दूसरी बात है ही लगा है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के तुरंत बाद ईच लगता नहीं, यहाँ बोला प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बहुत बुरी तरह गलत है, बहुत, इसको आप कह सकते हैं ब्लंडर है, ठीक है। ब्लंडर का मतलब बहुत भारी गलती हो। कई लोग बोलते हैं वेरी ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अरे भैया वो तो खुद ही ब्लंडर का मतलब बहुत भारी मिस्टेक हो गया, अब उसको और कितना बड़ा ब्लंडर बनाएंगे, समझ गए ना। चलिए आइए आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 को भी हम समझ लेते हैं लगे हाथ। इसमें जैसा कि मैं आपको समझा ही दिया हूँ ऊपर वाले में, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट की बजाय जो है 15 मिनट हो जाएगी, कोई बात नहीं, समझिए। वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। हम में से प्रत्येक ने अपना बेस्ट प्रयास किया मैच जीतने के लिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म ईच लगा है, देखिए वी के बाद। सेंटेंस सही है। यहाँ देखिए सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस में ट्राइड को पहले कर दिया, ईच को बाद में कर दिया, इसलिए क्या है, गलत है। बाकी कुछ परिवर्तन तो है नहीं, समझ गए। और इसमें क्या बोला 3 नंबर में, दे ईच डिड इट स्मार्टली। अरे भाई यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डू डी डन, समझ गए ना, हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा। तो दे ईच डिड इट स्मार्टली, उनमें से प्रत्येक ने इसे, है ना, स्मार्ट तरीके से किया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले है, समझ गए ना, सेंटेंस सही है। दे प्लूरल है, सिंगुलर होता तो गलत होता। देखिए ही ईच डिड स्मार्टली, ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ ही क्या है, ये सेंटेंस गलत है। मैं ये चिन्ह लगाना भूल गया हूँ, लेकिन आप लगा लीजिएगा। क्यों गलत है, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ ही लगाया है, ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगता नहीं है, रूल में ऊपर लिखवाया था, समझ गए ना। इसी तरह यू ईच डिड नॉट कंप्लीट योर एस्से। अब आप देखिए कि यहाँ डिड नॉट आया है, डिड नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाएंगे। और यहाँ यू है तो हेल्पिंग यू के बाद में यू प्लूरल है। आप में से प्रत्येक ने कम पूरा नहीं किया योर एस्से, अपने एस्से को, तो अब आप देख रहे हैं ये सेंटेंस सही है। अगर ये इसको हटा देते, ठीक है, डिड नॉट हटाते हम, तो यहाँ यू ईच है ना, कंप्लीटेड, यहाँ सेकंड फॉर्म लगाते कंप्लीटेड या और इससे, तब ये मेन वर्ब के पहले लगाते, समझ गए। अगर ये सिंगुलर होगा तब भी गलत होगा, अगर ये इसको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद ले जाएंगे तब भी गलत होगा, अगर इसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तब भी गलत होगा। आई होप प्यारे बंधु आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है रूल नंबर 4 देखेंगे सेपरेटली ईच का, उसके बाद आगे